आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं गार जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। और गार सुन के डरने की बात नहीं है, मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको पूरा कंसेप्ट समझा दूंगी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। सबसे जो आपका पहला सेक्शन है वो है सेक्शन 95 एप्लीकेबिलिटी ऑफ जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। पहला पॉइंट आपका बोलता है सेक्शन 95 ऑफ द एक्ट विद रिगार्ड टू एप्लीकेबिलिटी ऑफ गार प्रोवाइड दैट एन अरेंजमेंट एंटर इनटू बाय एन एसएससी मे बी डिक्लेयर टू बी एन इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट एंड द कंसिक्वेंसेज इन रिलेशन टू टैक्स अराइजिंग देयर फ्रॉम मे बी डिटरमाइंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर। मतलब अगर एक अरेंजमेंट या अगर एक अग्रीमेंट जो है वो अगर इम्परमिसिबल डिटरमाइन हो जाता है तो उसका जो टैक्सेशन है एज पर दिस चैप्टर डिटरमाइन होगा। द सेक्शन फर्दर क्लैरिफाई दैट द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर मे बी अप्लाइड टू एनी स्टेप इन और अ पार्ट द अरेंजमेंट एज दे आर एप्लीकेबल टू द एग्रीमेंट। जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा एग्रीमेंट पढ़ने के बाद से हमें पूरा का पूरा एग्रीमेंट ही ऐसा लगे कि ये इम्परमिसिबल है। नहीं, अगर एग्रीमेंट का कोई एक पार्ट भी, कोई एक स्टेप इन, कोई एक क्लॉज या कोई एक पार्ट भी अगर हमें लगता है कि जहाँ पे टैक्स अवॉइडेंस, नॉट टैक्स अवॉइडेंस, जहाँ पे हमें लगता है कि टैक्स की चोरी हो रही है, यहाँ पे गार प्रोविज़न लग सकता है, तो हम वहाँ पे गार लगा सकते हैं। द सेक्शन स्टार्ट विद नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज विच मीन्स इफ देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रोविजन इन अदर सेक्शन देन दिस सेक्शन शैल प्रिवेल ओवर द कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजन। मतलब कि गार जो है आपका पूरा ओवर रूल कर जाता है इनकम टैक्स एक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल पढ़ा रही हूँ। ये एग्जाम्पल पता है क्या है? आपने सुना होगा टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग क्या होती है? मैं एग्जाम्पल पढ़ाने से पहले आपको 3 कंसेप्ट समझाना चाहती हूँ। टैक्स प्लानिंग क्या होती है? टैक्स प्लानिंग होती है कि मैंने अपना SEZ में एक यूनिट खोल लिया, मुझे एक्सपोर्ट करना था, एक्सपोर्ट के ऑर्डर आ रहे थे और मैंने SEZ में यूनिट खोल लिया। अब मुझे जो है एग्जेम्पशन मिल रहा है, 10AA का एग्जेम्पशन मिल रहा है। ये हो गया मेरा टैक्स प्लानिंग, मुझे टैक्स में बेनिफिट मिल गया, विद इन लॉ मैंने ये काम किया। दूसरा होता है टैक्स इवेजन और एक होता है टैक्स अवॉइडेंस। अब ये जो टैक्स इवेजन का प्रोविज़न होता है ना, ये आपको बोलता है कि मे बी पॉसिबल है, जैसे मैंने आपको बोला कि SEZ में हमने यूनिट खोल लिया, दैट इज़ माई टैक्स प्लानिंग, मेरे टैक्स बचेंगे आने वाले सालों में। टैक्स इवेजन में मैंने क्या किया, मेरे पास एक SEZ यूनिट था और मेरे पास एक नॉन SEZ यूनिट था। अब जब मेरा टैक्सेबल होगा तो दोनों को मिला के टैक्सेबल होगा। जो भी मेरा SEZ का प्रॉफिट अराइज हो रहा होगा वो प्रॉफिट जो है मुझे एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सपोज करो यहाँ पे 100 लाख हुआ और यहाँ पे 50 लाख हुआ, तो SEZ वाला 100 लाख रुपीज़ मेरा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 50 लाख पे मुझे टैक्स देना पड़ेगा। तो मैं क्या प्लानिंग करूँगा पता है? मैं सोचूंगा कि मैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है इधर ही दिखा पाऊँ, इधर मैं कुछ दिखाऊँ ही ना, ताकि मेरा जितना प्रॉफिट हो सारा का सारा एग्जेम्प्ट हो जाए। सो दैट वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ योर टैक्स इवेजन। और रहा बात आगे टैक्स अवॉइडेंस का, आगे हम इसमें एग्जाम्पल देखेंगे ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए कि टैक्स इवेजन, टैक्स प्लानिंग और टैक्स अवॉइडेंस में क्या डिफरेंस होता है। बट आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। टैक्स प्लानिंग जो होता है विद इन द परव्यू ऑफ लॉ जो है हम कुछ काम करते हैं, टैक्स का बेनिफिट उठाते हैं जो हमें टैक्स लॉ खुद ही देता है कि आप ये बेनिफिट उठा सकते हैं। टैक्स इवेजन में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जो टैक्स में प्रोविज़न दिए हुए हैं उन्हीं को आपस में इधर उधर घुमा के हम अपने टैक्स को बचाते हैं। और टैक्स अवॉइडेंस जो है हम कुछ ऐसे प्रोग्राम या हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट या एग्रीमेंट करते हैं जिससे हम टैक्स को अवॉइड करना चाहते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। कीपिंग दिस इन माइंड हम शुरू करते हैं आज का टेक्निकल पार्ट एग्जाम्पल से। अच्छा, आई होप मैं आपको एक बार और बैकग्राउंड देना चाहूँगी। हम पढ़ रहे हैं जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, जो कि बोलता है आपको, मैंने सबसे पहले पढ़ाया कि एप्लीकेबिलिटी कहाँ पे होती है, जो एप्लीकेबल कहाँ पे होता है। ये बोलते हैं गार कहीं पे भी एप्लीकेबल हो सकते हैं। कोई भी एक ऐसा अरेंजमेंट या एग्रीमेंट को जो है हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये इम्परमिसिबल है, या फिर अगर पूरा अरेंजमेंट या एग्रीमेंट इम्परमिसिबल ना हो तो हम किसी स्टेप इन, मतलब कि किसी पार्ट को भी, किसी एक क्लॉज को भी अगर हमें लगे कि ये इम्परमिसिबल है तो भी हम उसे डिक्लेयर कर सकते हैं कि इसके ऊपर अब गार लगेगा। अब होता क्या है, गार में भी होता है ना, टैक्स की चोरी होती है। ऑब्वियसली हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, तो अगर मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि टैक्स की चोरी होती है, लेकिन बहुत ही खतरनाक तरीके से होती है, जिसके लिए कोई सेट ऑफ, अगर मैं आपको इसके एग्जांपल डिस्कस कराऊंगी ना तब मैं आपको बताऊंगी कि लॉ में जो है ना, किसी इस चीज़ को बहुत ये नहीं कहा गया है कि ये होगा तो गार होगा, ये होगा तो गार होगा, ये होगा तो गार होगा। नहीं, केस टू केस ये डिपेंड करेगा। ये AO को काफ़ी अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं, CIT को डिटरमाइन करना पड़ेगा। आपको एक पैनल दिखेगा जो पैनल बनाया गया है, आपको खुद सोचना पड़ेगा कि क्या हम यहाँ पे गार लगा सकते हैं।
अंडरस्टूड माई पॉइंट? सो इस तरीके से होता है गार का प्रोविज़न। तो आपने एप्लीकेबिलिटी तो पढ़ ली। एप्लीकेबिलिटी के बाद से अब मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कराने वाली हूँ जो आपके माइंड में तो ऐसा लगेगा कि हाँ, यहाँ पे आपको क्लैरिटी देगा कि कहाँ पे गार लगता है, कहाँ पे नहीं लगता है। कई इन एग्जाम्पल को देख के आपको लगेगा कि यहाँ पे टैक्स की चोरी हो रही है, तो क्या यहाँ पे गार लगेगा? आपको पता चलेगा कि नहीं, यहाँ पे गार नहीं लगेगा, यहाँ पे सार लगेगा, जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल। कुछ कुछ चीज़ों के लिए लॉ में खुद ही बोला गया है कि अगर आपने इस प्रोविज़न को तोड़ा तो हम आपके ऊपर ये एक्शन लेंगे, तो वहाँ पे सार लगेगा। स्पेसिफिक जो भी आप अवॉइड करते हैं अगर किसी रूल को, और स्पेसिफिकली अगर वो लॉ में मेंशन है, तो वो वाले प्रोविज़न लगेंगे। जो गार है वो केस टू केस डिटरमाइन करने के बाद चलेगा, और जब मैं आपको केसेस पढ़ाऊंगी जहाँ पे गार लग सकता है तो आपको पता चलेगा क्योंकि यहाँ पे लग सकता है। दैट इज़ वाई गार प्रोविज़न में जो है ना, आपको थ्योरेटिकल चीज़ें कम मिलेंगी, आपको एग्जाम्पल ज़्यादा मिलेंगे जहाँ पे ये आपको पता चलेगा क्योंकि गार लगता कहाँ पे है। तो पहला हमारा एग्जाम्पल है, मिसेस इंडिया केमिकल लिमिटेड एंड इंडियन is a company incorporated in India. It sets up a unit in a special economic zone. SEZ में एक यूनिट मिसेस, अच्छा चलो हम कंपनी का नाम देते हैं, कंपनी है सी। तो ये कंपनी सी ने SEZ में 2017-18 में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपना इस्टेब्लिश किया है और 100% डिडक्शन 10AA में लेती है। तो क्या यहाँ पे गार एप्लीकेबल हो सकता है? द आंसर इज़ नो। लॉ जो है हमें खुद प्रोवाइड करता है कि आप SEZ पे यूनिट लगाइए और आप 10AA में डिडक्शन ले लीजिए 100% अपने प्रॉफिट का। सो यहाँ पे गार नहीं लगेगा। मैं आपको लाइन टू लाइन ऑब्वियसली नहीं पढ़ाने वाली हूँ, जहाँ पे ज़रूरत लगेगा ऑब्वियसली आई विल गो थ्रू दिस। एग्जाम्पल 4A, नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में ही मान लीजिए जो मैंने आपको यहाँ पे केस डिस्कस कराना है टैक्स इवेजन का, यहाँ पे वही केस डिस्कस कर रहे हैं 4A में, कि मान लीजिए कि जो कंपनी है, कंपनी सी, उसकी एक और यूनिट है फॉर मैन्युफैक्चरिंग केमिकल इन ए नॉन SEZ एरिया, और ये जो यूनिट है वो नॉन SEZ एरिया में है, और ये डाइवर्ट कर दिया अपने प्रोडक्शन को फ्रॉम सच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड शो देम एज मैन्युफैक्चर इन टैक्स एग्जेम्प्ट SEZ, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मेरा SEZ यूनिट में आए, और जितना प्रॉफिट मेरा SEZ यूनिट में आएगा तो मुझे पता है कि वो एग्जेम्प्ट हो जाने वाला है, मेरा उस पर कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। तो क्या मैंने जो ये काम किया इसके लिए गार लग सकता है? द आंसर इज़ इन दिस केस मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स बाय शोइंग प्रोडक्शन इन नॉन SEZ। यहाँ पे हम मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं फैक्ट को एज प्रोडक्शन ऑफ SEZ यूनिट, हैंस दिस इज एन अरेंजमेंट ऑफ टैक्स इवेजन। ये आपका टैक्स इवेजन का एक एग्जाम्पल है एंड नॉट टैक्स अवॉइडेंस। यहाँ पे टैक्स अवॉइड नहीं हो रहा है। द टैक्स इवेजन बीइंग अनलॉफुल कैन बी डेल्ट विद डायरेक्टली बाय एस्टैब्लिशिंग करेक्ट फैक्ट्स। गार प्रोविजन विल नॉट बी इन्वोक्ड इन सच केस। यहाँ पे भी हमारा गार का प्रोविजन जो है नहीं लगेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, इन द अबव एग्जाम्पल, जो हमने ऊपर वाला एग्जाम्पल पढ़ा, प्रिज्यूम कि ये जो कंपनी है डज नॉट शो प्रोडक्शन ऑफ नॉन SEZ यूनिट एज ए प्रोडक्शन ऑफ SEZ यूनिट बट ट्रांसफर द प्रोडक्ट ऑफ नॉन SEZ यूनिट एट ए प्राइस लोअर देन द फेयर मार्केट वैल्यू एंड डज ओनली some insignificant activity in SEZ unit, thus it is able to show higher profit in SEZ unit than in non-SEZ unit and consequently claim higher deduction in computation of income, can GAR be invoked to deny the tax benefit? देखो मैं बोलती हूँ, यहाँ पे इसका एक SEZ वाला यूनिट है, यहाँ पे नॉन SEZ वाला यूनिट है। अब इसने क्या किया, प्रोडक्शन को ये नहीं दिखा रहा है कि SEZ में हो रहा है, इसने यही बोला कि मैंने इधर नॉन SEZ वाले यूनिट में अपने गुड्स जो है प्रोड्यूस किए और इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। 100 यूनिट मान लो है, 100 यूनिट यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया है। मान लो इसकी कॉस्ट आ रही थी 100 रुपये, एक यूनिट की कॉस्ट थी 100 रुपये, यहाँ पे इसने जो ट्रांसफ़र किया ये 101 रुपीज़ पे ट्रांसफ़र कर दिया, 1 रुपये का मार्जिन लगा के, और यहाँ से ये जो प्रोडक्ट है वो 1000 रुपये में बेचे जा रहे हैं। अब यहाँ पे 900 रुपये का क्या 899 का प्रॉफिट है ना, हाँ 899 रुपीज़ का मेरे पास जो प्रॉफिट हो रहा है वो SEZ यूनिट को हो रहा है, और सिंस मेरा पूरा का पूरा प्रॉफिट SEZ यूनिट को हो रहा है तो मेरा समझ रहे हो 99% ऑफ द प्रॉफिट जो है मेरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे गार प्रोविज़न लग सकता है? द आंसर इज़ नो। यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं डोमेस्टिक ट्रांसफ़र प्राइसिंग, तो वहाँ पे अगर आपको याद हो तो डोमेस्टिक ट्रांसफ़र प्राइसिंग में इस केस को डिस्कस किया गया है कि अगर एक SSC है जिसका SEZ और नॉन SEZ यूनिट में एंटरप्राइज है जो कि SEZ में भी है और नॉन SEZ में भी है, तो जो आपस में ये जो गुड्स ट्रांसफ़र करेंगे वो आर्म लेंथ प्राइस पे होना चाहिए। तो इसके लिए सार लग रहा है, मतलब स्पेसिफिक प्रोविज़न है हमारे लॉ में इसके लिए, तो इसके लिए गार नहीं लगेगा।
specifically dealt with through the provision contained in section 10AA9 as per which provision of ATIA would get attracted in such case. Further, ये देख रहे हो मैंने आपको जो बताया कि हमारे पास ALP का जो डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग वाला जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा. फर्दर, इफ द एग्रीगेट ऑफ सच ट्रांजेक्शन एंटर इनटू द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर exceed the threshold of 20 crore, domestic transfer pricing regulation under section 92BA would be attracted. तो 92BA अगर 20 करोड़ से ज़्यादा है, डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग में एक क्लॉज था ना कि अगर आपके ट्रांजैक्शन की वैल्यू 20 करोड़ से ज़्यादा है तो आपके ऊपर डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग लग जाता है, अदरवाइज आपके ऊपर ये वाला सेक्शन लग जाएगा. Hence the revenue need not invoke GAR in such case, though GAR and SAR can coexist as per clarification given in the CBDT circular. I hope you understood my point. अच्छा, आगे के पॉइंट को पढ़ने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ. गार जो है ना, अगर मैं इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात करूँ तो ऊपर मैंने आपको बताया नहीं, गार जो है एप्लीकेबल हुआ है असेसमेंट ईयर 18-19 से. दैट मीन्स फाइनेंशियल ईयर 17-18, 1/4/17 से लेकर के 31/3/18, ये वो ईयर है जहाँ से गार प्रोविज़न लगना शुरू हुआ है. मतलब इसके पहले आपने जो भी कुछ किया है वो गार के अंदर कवर नहीं हो रहा है. इसके बाद वाले सारे ट्रांजैक्शन गार में कवर हो जाएंगे. इसके अलावा गार प्रोविज़न हमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोलता है कि अगर मान लो ये गार प्रोविज़न है और इसमें सपोज करो यहाँ पे गार लग रहा होता, मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, तो यहाँ पे 2 पार्टीज़ हैं, तो ये बोलता है कि उस अरेंजमेंट में उस क्या बोलते हैं उसे, उस अग्रीमेंट में जितनी पार्टी हों, 2 पार्टी हों, 3 पार्टी हों, वो सारे पार्टीज़ को मिला करके हम देखेंगे कि सारी पार्टीज़ को बेनिफिट कितना हो रहा है, और फॉर ऑल द पार्टी. और फॉर ऑल द पार्टी अगर ये बेनिफिट मोर देन 3 करोड़ है तो ये गार प्रोविज़न हमारा एप्लीकेबल हो जाता है. दीज 2 पॉइंट्स आपका यहीं पे कवर होना चाहिए था एप्लीकेबिलिटी वाले पार्ट में, बट यहाँ पे है नहीं, सो मैंने आपको एडिशनली बता दिया. नाउ अब आगे बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल पे. ऊपर वाला एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया है. एग्जाम्पल 4C पे बढ़ते हैं. इन द अबव एग्जाम्पल 4B का हमने SEZ में था और नॉन SEZ में था, और यहाँ पे बड़े ही मिनिमम अमाउंट पे SEZ में ये अपना गुड्स ट्रांसफ़र कर रहा था. लेट अस प्रिज्यूम दैट बोथ यूनिट इन SEZ एरिया से A एंड नॉन SEZ एरिया से B वर्क इंडिपेंडेंटली. ओके, और ये जो कंपनी है स्टार्टेड टेकिंग न्यू एक्सपोर्ट ऑर्डर फ्रॉम एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू क्लाइंट फ्रॉम यूनिट ए. ओके, ये है यूनिट ए और ये है यूनिट बी. तो अब ये जो मिस्टर ए है जिनका ये दोनों यूनिट है ये जो दोनों यूनिट है, इन्होंने अपना ज़्यादा एक्सपोर्ट ऑर्डर यूनिट ए से लेना शुरू कर दिया, एंड ग्रेजुअली द एक्सपोर्ट फ्रॉम यूनिट बी डिक्लाइन, और यूनिट बी का जो एक्सपोर्ट है वो डिक्लाइन हो गया है. द कंपनी ऑफर्ड लोअर प्रॉफिट फ्रॉम यूनिट बी, और इस वजह से इसका प्रॉफिट जो है लो हो गया है in computation of income. Can GAR be invoked on the ground that there has been shifting of or reconstruction of business from unit B to unit A for the main purpose of obtaining tax benefit? तो क्या इस केस में जो है GAR provision लग सकता है? The issue of tax avoidance through shifting reconstruction of existing business from one unit to another has been specifically dealt with section 10AA. ये सारा केस जो है obviously आपको 10AA में डिस्कस किया हुआ है कि अगर आप इस तरीके की चालाकी करते हैं कि यहाँ से मैंने इधर ट्रांसफ़र कर दिया, या फिर मैंने अपना जो भी मुझे एक्सपोर्ट ऑर्डर आ रहा था वो मैंने अपने नॉन SEZ यूनिट वाले को छोड़ करके SEZ से एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया, तो उसके लिए 10AA का प्रोविज़न लगेगा, आपका ये वाला प्रोविज़न नहीं लगेगा. हेंस द रेवेन्यू नीड नॉट इन्वोक गार, और गार एंड सार कैन को एग्जिस्ट एज डिफाइंड इन CBDT सर्कुलर. अब आपको एग्जाम्पल मेरा यहाँ तक देखो, मैं फिर से ना एक बात आपको बताना चाहूँगी. मैं जब पढ़ती थी तो मेरे साथ भी ये होता था. क्या है, जब भी हम इनकम टैक्स एक्ट पढ़ते हैं तो हमें लॉ ऐसे डिफ़ाइन होता है, एप्लीकेबिलिटी होती है उस लॉ की, एंड देन हमें ये लिखा होता है कि क्या क्या सिचुएशन होगा, तो क्या क्या हो सकता है, किन केसेस में हम बोलेंगे कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हुआ है, किन केसेस में हम नहीं बोलेंगे. बट मैं आपको फिर से बता रही हूँ, गार उस तरीके से नहीं है. गार जो है, अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ अकाउंट्स वाले में, तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म को सपोर्ट करता है. मतलब कि आपको केस टू केस डिफाइन करना पड़ेगा. देखते हो आप, लॉ में ये डिफाइन होता है कि अगर ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, अगर इन तीनों में से कोई भी एक हो गया, या अगर ये तीनों हो रहे हैं तो हम गार इन्वोक कर देंगे. ऐसा नहीं है. गार में सिर्फ 2 चीज़ें लिखी हुई हैं कि अगर
टोटल पार्टी का जो बेनिफिट है 3 करोड़ से एक्सीड करता है तो हम गार का प्रोविज़न लगा देंगे। दूसरा ईयर लिखा हुआ है, एप्लीकेबिलिटी वाले प्रोविज़न की अगर मैं बात करूँ कि एप्लीकेबिलिटी के लिए लिखा हुआ है कि ईयर 17-18 फाइनेंशियल ईयर, और एवाई के टर्म में बात करूं तो ईयर 18-19 फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 18-19 गार प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। बट आपको क्लॉजेस नहीं दिए हुए हैं कि सिचुएशन क्या क्या होगा। दैट मीन्स कि आपको ये खुद ही एओ को ये खुद डिफाइन करना पड़ेगा केस टू केस पढ़ के कि क्या हम यहाँ पे गार अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है कहीं पे डिफ़ॉल्ट हो, बट वो डिफ़ॉल्ट जो है मेरे लॉ में उसके लिए सार है। मेरे लॉ में ऑलरेडी किसी सेक्शन में इस डिफ़ॉल्ट के लिए कुछ लिखा हुआ है, तो हम वहाँ पे गार नहीं लगाएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट कि आपके बुक्स में भी, इंस्टीट्यूट के बुक्स में भी हर जगह पे एग्जाम्पल के थ्रू गार समझाया गया है। अब देखो, अब मैंने आपको कहा कि गार वहाँ पे लगता है जिन अग्रीमेंट्स को, जिन अरेंजमेंट को हम इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट डिस्क्लोज कर देते हैं, मतलब डिक्लेयर कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं। अब इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट डिक्लेयर करने के लिए कुछ चीज़ें दी हुई हैं। एंड इम्परमिसिबल, चलो मैं इसको IAA बोलती हूँ, मीन्स एन अरेंजमेंट द मेन पर्पस और वन ऑफ द मेन पर्पस ऑफ विच इज़ टू ऑब्टेन टैक्स बेनिफिट एंड ऑल्सो एनी ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज सेटिस्फाइड। मतलब एक अरेंजमेंट या एक एग्रीमेंट IAA तब डिक्लेयर होगा जब उसका मेन पर्पस जो है वो टैक्स बेनिफिट हो। मेन पर्पस ये हो गया प्राइमरी, और सेकेंडरी पर्पस कि इनमें से कोई भी एक सेटिस्फाई हो रहा हो तो हम क्या बना देंगे, टैक्स बेनिफिट तो हो ही रहा हो और एनी ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज सेटिस्फाइड, और इनमें से कोई एक टेस्ट अगर सेटिस्फाई हो रहा हो तो हम उस पर गार इन्वोक कर देंगे। अब आते हैं, डिस्कस करते हैं एक एक केस को कि ये क्या केसेस दिए हुए हैं। अच्छा, इसको ना कंफ्यूज मत हो जाना कि जो मैंने आपको यहाँ पे बताया ना कि बाकी सारे लॉ में दिया हुआ है कि ये होगा, कि ये प्रोविज़न होगा तो हम ये प्रोविज़न को अट्रैक्ट करेंगे, ये होगा तो हम ये प्रोविज़न इन्वोक कर देंगे, इससे इसको कंफ्यूज मत हो जाना। जब मैं आपको समझाऊंगी ना तो आपको इन सारे टेस्ट को अगर मैं समझाऊंगी ना तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में ये एक बड़ा ही एक ब्रॉडर टर्म में ये डिफाइन किया गया है कि टैक्स बेनिफिट हो गया। आप कुछ ऐसे एग्रीमेंट कर रहे हैं जहाँ पे आप ALP पे ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं, तो आपके माइंड में क्वेश्चन तो ये भी आ सकता है कि यार ALP पे अगर मैंने ट्रांजैक्शन नहीं किया तो ये तो मेरा TP का प्रोविज़न लग जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे ही पॉइंट बहुत ब्रॉड टर्म में दिए हुए हैं, ऐसे ही पॉइंट दिए हुए हैं इस टेस्ट में। इस टेस्ट को सिर्फ पढ़ के आप गार लगा सकते हैं या नहीं समझ नहीं सकते हैं। आपको उस केस को थॉरली रीड करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ये समझने के लिए कि गार लगेगा या नहीं। और जब मैं पढ़ूंगी आपको समझाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, तो प्राइमरी ये हो गया कि आपने ऑब्टेन किया है क्या, टैक्स बेनिफिट, और इनमें से कोई एक टेस्ट अगर पास कर लिया। पहला है create right or obligation which are not ordinarily created between person dealing at arm's length price। मतलब देखो, आर्म्स लेंथ प्राइस की बात आ गई कि मतलब ये जो है ये which are not right और obligation, मतलब मैंने एक ऐसा अरेंजमेंट कर लिया, मैंने एक ऐसा एग्रीमेंट कर लिया जिससे मैं किसी गुड्स या सर्विस का मालिक तो बन गया, बट ये आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं है। अब आप सोचोगे कि फिर तो इस केस में मेरा ALP का प्रोविज़न लग जाएगा, सॉरी TP का प्रोविज़न लग जाएगा और वहाँ से मेरा डील हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बोल रही थी कि यहाँ पे कुछ लॉ जो है ऐसे डिफाइन नहीं है कि आप ऐसे ऐसे करेंगे तब आपका जाके गार लगेगा। आपको पढ़ने पे समझ में आएगा कि केस टू केस ये कैसे डिपेंड करेगा। तो पहला आपको सिंपल ये बोलता है कि कोई ऐसा राइट या ऑब्लिगेशन आ गया है जहाँ पे एक नॉर्मल इंसान ALP पे डील नहीं करता, रिजल्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द मिसयूज़ और अब्यूज़ ऑफ द प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट। अब सोचिए ये कितना ब्रॉड वे में लिखा हुआ है कि हम मिसयूज़ तो तब भी करते हैं जब मैंने अपना 5,000 का इनकम जो है छुपा लिया, तो क्या यहाँ पे गार लगने वाला है आपका? या फिर मिसयूज़ तो मेरा तब भी हो गया ना जब मेरे पास, जब मैंने आपको एक एग्जांपल बताया SEZ और नॉन SEZ का, और मैं कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, चाहे मैं अपनी सारी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे दिखा रहा हूँ या मैं अपने सारे एक्सपोर्ट ऑर्डर यहाँ पे बुक कर रहा हूँ और यहाँ पे कुछ बुक ही नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैं अपने एक मार्जिनल 1 रुपये के मार्जिन पे मैं अपने सारे गुड्स यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो ये भी तो मेरा मिसयूज ही हो गया। तो क्या मैं इस टेक्स्ट को पढ़ के ये सोच सकता हूँ कि मैं यहाँ पे गार लगा दूँ? नहीं, आप नहीं सोच सकते। ये एक ब्रॉडर टर्म डिफाइन कर दिया गया है और आपको केस टू केस डिसाइड करना पड़ेगा। तो B पॉइंट आपका ये हो गया, लैक कमर्शियल सब्सटेंस और इज डीम टू लैक कमर्शियल सब्सटेंस। जहाँ पे आपको क्लियरली पता चले कि ये कमर्शियल सब्सटेंस लैक है या फिर डीम करे आप कि यहाँ पे कमर्शियल सब्सटेंस लैक हो रहा है। इज entered into or carried out by means or in a manner which are not ordinarily employed for bona fide purpose। या फिर एक ऐसा ट्रांजैक्शन जो कि bona fide purpose के लिए एंटर नहीं हुआ हो।
आई होप कि आपको इसको पढ़ के कुछ खास समझ में नहीं आया होगा, सिवाय इसके कि इसकी प्लेन अंडरस्टैंडिंग, बट इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। द पर्पस ऑफ टेस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग टैक्स बेनिफिट एंड टेंटेड एलिमेंट टेस्ट, ये वाला आपका टेंटेड एलिमेंट करप्ट प्रैक्टिस, जो एक तरीके से बोले कि ऑब्टेनिंग टैक्स बेनिफिट और टेंटेड एलिमेंट टेस्ट मतलब कि जो भी हमारा करप्ट प्रैक्टिस है अंडर क्लॉज ए टू डी अबव आर ट्विन कंडीशन, ये ट्विन कंडीशन है दैट सेटिस्फाई and IAA arrangement, impermissible avoidance arrangement. The purpose test, main purpose or one of the main purpose is to obtain tax benefit. The term tax benefit has been defined under section 102 clause 10 as under. ओके ये बोल रहे टैक्स बेनिफिट का मतलब क्या हुआ? टैक्स बेनिफिट का मतलब हो गया कि आपका लॉस आपने इंक्रीज कर दिया, आपका टोटल इनकम रिड्यूस हो गया, या फिर इंक्रीज इन रिफंड ऑफ टैक्स और अदर अमाउंट अंडर दिस एक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ टैक्स ट्रीटी, या फिर आपने टैक्स ट्रीटी में या फिर अदरवाइज भी आप जो है आपका रिफंड का अमाउंट इंक्रीज हो जा रहा है, तो ये भी आपका टैक्स बेनिफिट का एक एग्जांपल है। अ डिडक्शन और अवॉइडेंस और डेफरल ऑफ टैक्स और अदर अमाउंट दैट वुड बी पेबल अंडर दिस एक्ट, या फिर कोई मेरा टैक्स जो कि इस साल में पे होने को ड्यू हो रहा था बट मैंने उसको डेफर कर दिया आगे 10 सालों के लिए, एन इंक्रीज इन ए रिफंड ऑफ टैक्स और अदर अमाउंट अंडर दिस एक्ट, या फिर रिफंड ऑफ टैक्स की बात बोल रहे हैं कि रिफंड ऑफ टैक्स जो है अंडर दिस एक्ट इंक्रीज हो गया हो। ये जो रिफंड ऑफ टैक्स की बात हो रही है ना, वो बात हो रही थी कि मैंने DTAA का कुछ ऐसा बेनिफिट ले लिया जिस वजह से मेरा रिफंड ऑफ टैक्स आ रहा हो, रिफंड ऑफ टैक्स का अमाउंट बढ़ गया। यहाँ पे रिफंड ऑफ टैक्स की बात हो रही है कि मेरा इनकम टैक्स एक्ट को ही अप्लाई करके जो है मैंने अपने टैक्स रिफंड का अमाउंट बढ़ा लिया। अ डिडक्शन और अवॉइडेंस ऑफ और डेफरल ऑफ टैक्स और अदर अमाउंट पेबल अंडर दिस एक्ट, या फिर देखो सेम पॉइंट सी और ए पॉइंट आपको सेम लग रहा होगा, बट सी पॉइंट जो है लिखा हुआ है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ DTAA, मतलब DTAA की किसी प्रोविज़न का बेनिफिट उठा के मैंने अपने टैक्स अमाउंट को डेफर कर दिया जो कि मुझे अंडर दिस एक्ट पे करना था। और यहाँ पे सेम चीज़ लिखी हुई है कि मैंने इसी एक्ट में लिखे हुए किसी चीज़ का बेनिफिट उठा के अपने टैक्स अमाउंट को डेफर कर दिया। अब आया है हमारा जो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बताई थी ना टेंटेड एलिमेंट वाला, ये जो 4 मैंने प्रोविज़न आपको बताए थे इसका हम एग्जांपल डील करेंगे। सबसे पहला है फर्स्ट टेंटेड एलिमेंट टेस्ट, जो कि था, चलो मैं यहाँ से नहीं पढ़ूंगी, क्रिएट राइट और ऑब्लिगेशन विच आर नॉट ऑर्डिनरली क्रिएटेड बिटवीन पर्सन डीलिंग एट आर्म्स लेंथ प्राइस। ये कैसे होता है आइए देखते हैं, एग्जाम्पल पढ़ूंगी ना आपको समझ में आएगा। ओके एग्जाम्पल है, एक कंपनी है, कंपनी का नाम हम रख लेते हैं Z, ठीक है। एक कंपनी है Z रेसिडेंट इन कंट्री C1, ओके, और ये जो कंपनी है USA की है, हम ऐसे रख लेते हैं फॉर सिंपल अंडरस्टैंडिंग। इट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद जेड एनर्जी। अच्छा चलो मैं नहीं पढ़ती हूँ, मैं क्या करती हूँ ना, मैं आपको यहाँ पे वैसे ही समझाती हूँ। ये हो गया इंडिया और ये हो गया जर्मनी। यहाँ पे कंपनी है ABC, मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, मुझे सही लगता है ABC कंपनी और DEF कंपनी। मैं फॉरेन वाले को DEF बना देती हूँ और इंडिया वाले को ABC। ये कंपनी है ABC एंड ये कंपनी है DEF। अब हुआ क्या, ये कंपनी एक अग्रीमेंट हुआ इन लोगों के बीच, जहाँ पे अमाउंट में यही वाला लूँगी, $10 मिलियन में मैं कुछ डिज़ाइन खरीद रहा हूँ, कुछ मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसके लिए मैं 10 मिलियन में डिज़ाइन खरीद रहा हूँ। $70 मिलियन में मैं कुछ इक्विपमेंट्स ले रहा हूँ DEF से, और $20 मिलियन में कुछ सप्लाईज ले रहा हूँ, ठीक, ओके। अब हुआ क्या, मैंने ये अग्रीमेंट कर लिया, बाद में ये पाया जाता है, इट इज़ फाउंड दैट द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ऑफशोर डिज़ाइन इज़ अबाउट 30 मिलियन, कि ये 10 मिलियन नहीं, ये 30 मिलियन है। देयरफॉर इट इज़ अंडर इनवॉइस्ड। ऑन द अदर हैंड ऑफशोर सप्लाईज वेर ओवर इनवॉइस्ड, द अरेंजमेंट रिजल्ट इन ए सिग्निफिकेंट टैक्स बेनिफिट टू द टैक्स पेयर। और ये जो सप्लाई है ये ओवर इनवॉइस किया गया है, मतलब कि ओके यहाँ पे 20 मिलियन से हमें कम दिखाया गया है। आइए देखते हैं इंटरप्रिटेशन में कि कितना कम दिखाया गया है। The allocation of price to different parts of the contract has been decided in such a manner
as to reduce tax liability of a foreign company in India. Both conditions for declaring an arrangement as impermissible are satisfied. The main purpose of this arrangement is to obtain tax benefit, and transactions are not at arm's length price. Consequently, GAR may be invoked and price would be reallocated. However, determination of ELP should be based on transfer pricing regulation under this act if the enterprises are associated enterprises. छोड़ो, मैंने तो यहाँ पे नहीं बोला था कि यहाँ पे एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस हैं। अब ऑब्वियसली अगर यहाँ पे ये एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस होती तो एलपी वाला प्रोविज़न लग जाता और फिर जो जितने पे है उतने पे उनको दिखाना पड़ता, नहीं तो पूरा ये फिर टीपी वाले प्रोविज़न में डील हो जाता। बट ये एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस नहीं है। अब हुआ क्या, 70 मिलियन में जो ये इक्विपमेंट परचेज हो रहा है, ये इसका इंडिया में तो टैक्सेबल नहीं होगा। DEF जो कंपनी, ये जर्मनी की कंपनी है, वहाँ पे इसको रेवेन्यू होगा तो ये जर्मनी में टैक्सेबल होगा अमाउंट। ये जो सप्लाई परचेज कर रही है, एक एग्जांपल लिया हमने यहाँ पे, ये जो सप्लाई मतलब रॉ मटेरियल, यहाँ पे मान लो रॉ मटेरियल कंज्यूमेबल्स वगैरह परचेज हुए हैं, ये जो रॉ मटेरियल कंज्यूमेबल्स परचेज हुए हैं, क्या ये जर्मनी की कंपनी का इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा? नहीं। किस प्रोविज़न पे, किस लॉ पे आप इसको टैक्सेबल करेंगे? नहीं होगा टैक्सेबल। ये जर्मनी में ये रेवेन्यू जा रहा है। ऐसा थोड़े होता है कि मान लो अगर मैं एक इंडियन कंपनी हूँ और मैं कोई सामान खरीद के ला रहा हूँ, कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो ये थोड़े हो जाएगा मेरा, मैं दुबई से कितनी सारी गोल्ड वगैरह लोग लेकर के आते हैं, तो अगर मैं दुबई से गोल्ड लेके आ रहा हूँ तो ये थोड़े हो जाएगा मैं दुबई में जाऊँगा आप टैक्स देने क्योंकि मैंने वहाँ से गोल्ड खरीद लिया। ऐसा नहीं होता है ना। जो वहाँ का पर्सन मुझे गोल्ड बेच रहा होगा उसको वहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। सेम वे जब मैं इक्विपमेंट खरीद रहा हूँ जर्मन कंपनी से, तो ये जर्मनी के ये जो DEF कंपनी है, ये जर्मनी गवर्नमेंट को अपना टैक्स देगी। जब मैं सप्लाई ले रहा हूँ, कंज्यूमेबल्स ले रहा हूँ, तो ये जर्मनी वाले गवर्नमेंट को अपना टैक्स देगी इस सप्लाई पे, इस रॉ मटेरियल पे। बट यहाँ पे ये जो डिज़ाइन है ना, ये मेरा कवर हो जाता है रॉयल्टी में। रॉयल्टी में अगर आपको पता है ना, अगर आपको याद होगा, तो ये मेरा टैक्सेबल हो जाएगा इंडिया में 115A में। और इसलिए यहाँ पे होना चाहिए 30 मिलियन, बट किया है 10 मिलियन, ताकि इंडिया में इसका टैक्स कम से कम निकल के आ जाए। अब जीरो पे तो ला नहीं सकते हैं, तो 30 मिलियन की जगह 10 मिलियन मतलब 20 मिलियन से इस रेवेन्यू को सप्रेस किया गया है ताकि इंडिया में टैक्स कम निकल के आ जाए। तो आपका पहला जो प्राइमरी एलिमेंट था कि टैक्स बेनिफिट हो, वो यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। और जो दूसरा एक सेकेंडरी सबसे टेंटेड एलिमेंट में जो सबसे फर्स्ट प्रोविज़न था कि ये जो अरेंजमेंट हो रहे हैं, ये जो एग्रीमेंट हो रहे हैं, दे आर नॉट ऑन आर्म्स लेंथ प्राइस, तो ये भी मेरा फुलफिल हो गया। तो ये दोनों फुलफिल हो गया। अब मेरे लिए इस एग्जाम्पल में कहीं से भी अगर आपको थोड़ा बहुत भी लॉ याद हो, तो आपको कहीं पे भी कोई प्रोविज़न नहीं मिलेगा कि इस टाइप का केस के लिए कोई स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल है, नहीं है। तो यहाँ पे मैं गार को इन्वोक कर सकता हूँ। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड आपको टेस्ट बोलता है कि रिजल्ट इन मिसयूज़ और अब्यूज़ ऑफ द प्रोविज़न ऑफ द एक्ट, मतलब कि एक्ट का कोई प्रोविज़न है जिसका आपने मिसयूज़ किया है या अब्यूज़ किया है। अगेन आपको समझ में वैसे नहीं आएगा, एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में आपको बताया क्या गया है कि DTAA जो है इंडिया और केन्या का, इस DTAA में ये बोला गया है कि अगर कोई केन्या की कंपनी है जो कि इंडिया की कंपनी में इन्वेस्ट करती है और अगर इसकी होल्डिंग लेस देन 10% है और बाद में ये शेयर्स को अगर सेल भी कर देती है, तो जो कैपिटल गेन अराइज हुआ वो कैपिटल गेन केन्या में टैक्सेबल होगा। मतलब कि अगर होल्डिंग लेस देन 10% है तो केन्या में टैक्सेबल होगा, और अगर मोर देन 10% है तो ये इंडिया में टैक्सेबल होगा। अब जो केन्या की कंपनी थी, ये A लिमिटेड, इसने क्या किया, इसको पता था कि अगर ये इंडिया की कंपनी में डायरेक्ट अगर इसने इन्वेस्टमेंट कर दिया और अगर 10% से ज़्यादा हो गया तो फिर इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसने क्या किया, 100% सबसे कंपनी बनाई K&L लिमिटेड, और दोनों को 9.95% बोला कि इस कंपनी में होल्ड कर लो। जब ये होल्ड कर लिया तो अब सिंस लेस देन 10% है तो टैक्सेबल कहाँ पे होगा, केन्या में होगा। अंडरस्टूड माई पॉइंट। बट आप देखो तो यहाँ पे ये जो प्रोविज़न है, ये जो DTAA का प्रोविज़न है, उसको मिसयूज किया गया है। उसमें ये लिखा हुआ है कि लेस देन 10% है होल्डिंग, तो आपको जो है टैक्सेबल जो होगा वो केन्या में होगा। इस प्रोविज़न को मिसयूज किया गया है मल्टीपल कंपनीज बना करके और लेस देन 10% होल्डिंग दिखा करके, जबकि एक्चुअली देखें तो यहाँ पे 20% की जो होल्डिंग आ रही है वो आपको ये A लिमिटेड यही कंपनी होल्ड कर रही है। सो इसलिए यहाँ पे गार का प्रोविज़न लग जाएगा और टैक्सेबिलिटी जो है वो A लिमिटेड की इंडिया में अराइज हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट।
तीसरा आपका थर्ड टेंटेड एलिमेंट टेस्ट था लैक कमर्शियल सब्सटेंस और डीम टू लैक कमर्शियल सब्सटेंस। हम डिस्कस करने वाले हैं आगे सेक्शन 97 अरेंजमेंट to lack commercial substance. Another alternate condition of an impermissible avoidance arrangement is that arrangement lack commercial substance or is deemed to lack commercial substance in whole or in part. देखो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं यस मैंने आपको यहाँ पे कुछ कंडीशन कुछ क्राइटेरिया बताए थे जहाँ पे जो अगर क्राइटेरिया आता है तो हमारा जो अग्रीमेंट है वो इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट डिक्लेयर हो सकता है, जिसमें पहला ALP वाला था, मैंने आपको बता दिया। एंड जहाँ पे हम सप्लाईज़ या फिर इक्विपमेंट इंपोर्ट किया था हमने और उसको हमने डिज़ाइन की फ़ीस दी थी। फिर हमारा था रिजल्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन मिसयूज़ और अब्यूज़ ऑफ द प्रोविज़न ऑफ दिस सेट। सेकेंड पार्ट ये था जहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक मिसयूज़ और अब्यूज़, जहाँ पे मैंने केन्या और इंडिया वाले लॉ का एग्जांपल दिया कि DTAA में लिखा हुआ है कि अगर 10% से कम होल्डिंग है तो आपका जो भी कैपिटल गेन होगा वो केन्या में टैक्सेबल होगा। और कंपनी ने अपनी जो केन्या की कंपनी थी उसने अपनी मल्टीपल सब्सिडरी बना ली और लेस देन 10% करके इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया, तो अल्टीमेटली वो अब उस कंपनी के हैंड में टैक्सेबल होगा। हम डिस्कस कर रहे हैं अब पॉइंट C लैक कमर्शियल सब्सटेंस और इज डीम्ड टू लैक कमर्शियल सब्सटेंस। तो यस द थर्ड टेंटेड एलिमेंट अरेंजमेंट। अब देखो जो लैक कमर्शियल सब्सटेंस है, एक सेकेंड मुझे थोड़ा सा, यस जो लैक कमर्शियल सब्सटेंस है, एक्चुअली मैं अगर आपको बताऊं तो कमर्शियल सब्सटेंस ना कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है कि कमर्शियल सब्सटेंस है क्या और कैसे हम उसको मानेंगे कि ये लैक कर रहा है, कहीं डिफाइन नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे लैक कमर्शियल डीम टू लैक कमर्शियल सब्सटेंस में ना आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जहाँ पे बोला गया है कि इन चीज़ों में हम मानेंगे कि डीम टू लैक कमर्शियल सब्सटेंस है। जैसे पहला है द सब्सटेंस और इफेक्ट ऑफ द अरेंजमेंट एज ए होल इनकंसिस्टेंस और डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द फॉर्म ऑफ इट्स इंडिविजुअल स्टेप और पार्ट। देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। यस एक कंपनी है, मान लो यहाँ पे एक कंपनी है ABC। ये क्या करती है, सिंगापुर से कुछ गुड्स इंपोर्ट करती है और आगे जाके दुबई में बेच देती है। अब इसने इसे आगे फर्दर बेचा तो जो भी रेवेन्यू होगा उस पे यहाँ पे टैक्स लग जाएगा। ये इंडिया की कंपनी है, ये सिंगापुर है और ये दुबई है। अब इसने क्या किया, इसको बचाने के लिए साइप्रस में एक कंपनी बना ली। साइप्रस टैक्स हेवन से आपको पता ही है, एक कंपनी बना ली जहाँ पे ऑन पेपर ये दिखाती है कि ये जो परचेज़ हो रहा है सिंगापुर से वो साइप्रस वाली कंपनी परचेज़ कर रही है और ये साइप्रस वाली कंपनी दुबई को सेल कर रही है। तो जो भी रेवेन्यू आ रहा है वो साइप्रस वाली कंपनी को आ रहा है, ना कि सन लिमिटेड को आ रहा है। सो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आपने और इस कंपनी का जो भी मैनेजमेंट है या फिर जो भी सारी एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया से हो रही है, तो आपके ऊपर एक चीज़ आता है, आपने ये कंपनी क्यों बनाई, सो दैट आप टैक्स को अवॉइड कर सको। तो इसलिए ये आपका एक एग्जांपल बन गया, द सब्सटेंस और इफेक्ट ऑफ द अरेंजमेंट एज ए होल इज इनकंसिस्टेंट विद और डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द फॉर्म ऑफ इट्स इंडिविजुअल स्टेप और ए पार्ट। नेक्स्ट है आपका इट इन्वॉल्व और इंक्लूड राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग, accommodating party, element that have effect of or offsetting or cancelling each other, or a transaction which is conducted through one or more person and disguise the value, location, source, ownership or control of fund which is subject matter of such transaction। आपको यहाँ पे बोलते क्या है, इसका मैं आपको एग्जांपल दूंगी राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग का, और इन दोनों का भी मैं आपको एग्जांपल दूंगी। A transaction which conducted through one or more person and disguise the value, location, source, ownership, जहाँ पे ट्रांजेक्शन यहाँ पे हो रहा है दो पार्टी के बीच में, बट इसको जैसे मान लो कि ट्रांजेक्शन हो रहा है इंडिया में और ट्रांजेक्शन हो रहा है जर्मनी में, मैंने आपको बताया, बट यहाँ पे ये ऐसा दिखाएगा कि ये जर्मनी में ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, ये साइप्रस में ट्रांजेक्शन हो रहा है। एसेट को यहाँ पे साइप्रस में दिखाया जाएगा, ऐसा सेल को यहाँ पे दिखाया जाएगा कि सेल साइप्रस से हो रही है, इंडिया से नहीं हो रही है। तो कहना क्या चाहते हैं, थ्रू वन और मोर पर्सन एंड डिस्गाइज द वैल्यू, सेल की वैल्यू को हमने छिपा लिया, लोकेशन हमने लोकेशन छिपा लिया, सोर्स ओनरशिप
हम सोर्स कुछ और दिखा रहे हैं, ओनरशिप कुछ और दिखा रहे हैं, कंट्रोल ऑफ फंड हम कहीं और से दिखा रहे हैं। अ ट्रांजेक्शन विच इज कंडक्टेड थ्रू वन और मोर पर्सन एंड डिसगाइज, मैं आपको यही बता रही थी कि हम छिपा लेते हैं। जब ट्रांजैक्शन होती है ना, तो या तो हम वैल्यूज को छिपा लेते हैं, लोकेशन को छिपा लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि इस लोकेशन को छिपाने से हमारा टैक्स कम हो जाएगा। सोर्स को छिपा लेते हैं, ओनरशिप को छिपा लेते हैं। ओनरशिप है इंडिया वाले कंपनी के पास, बट हम दिखा रहे हैं कि वो साइप्रस के पास है। कंट्रोल ऑफ फंड को छिपा लेते हैं सो दैट, ताकि हम टैक्स को अवॉइड कर सके विच इज़ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सच ट्रांजेक्शन। जो भी उस ट्रांजेक्शन का सब्जेक्ट मैटर होगा उसको हम छिपा लेते हैं। सी पॉइंट है, इसका मैं आपको एग्जांपल दूंगी, डोंट वरी, मुझे याद है कि मैंने आपको समझाया नहीं है। इट इन्वॉल्व द लोकेशन ऑफ एन एसेट और ऑफ ए ट्रांजेक्शन of the place of resident of any party which is without any substantial commercial purpose other than obtaining tax benefit but for the provision of this chapter for a party। एक बार फिर से पढ़ते हैं। It involve the location of an asset or of a transaction or of the place of resident of any party which is without any substantial कमर्शियल पर्पस अदर देन ऑब्टेनिंग ए टैक्स बेनिफिट। मतलब दो लोगों के बीच जो ट्रांजैक्शन हो रही है, यहाँ पे सिर्फ ये बोल रहे हैं लोकेशन ऑफ एन एसेट और ऑफ ए ट्रांजैक्शन, एसेट की लोकेशन या फिर ट्रांजैक्शन की लोकेशन, और ऑफ द प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ एनी पार्टी, या फिर जो दो पार्टी इन्वॉल्व है उस एग्रीमेंट में उनका प्लेस ऑफ रेसिडेंट विच इज़ विदाउट एनी सब्सटेंशियल कमर्शियल पर्पस, जिसको हम चेंज कर रहे हैं, ऑल्टर कर रहे हैं, और जिसका और कोई कमर्शियल पर्पस नहीं है except tax benefit। Understood my point? D point है, it does not have a significant effect on the business risk or net cash flow of any party to the arrangement apart from any effect attributable to the tax benefit that would be obtained। कोई net cash flow पे हमारा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है apart from the fact that tax benefit जो है वो हमारा कम हो रहा है, मतलब टैक्स बेनिफिट बढ़ रहा है, हम कम टैक्स पे कर रहे हैं। देखो, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एग्जांपल दूंगी राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग का। आइए देखते हैं राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग का एग्जांपल। एक यहाँ पे कंपनी है ABC और यहाँ पे एक कंपनी है, ये ABC कंपनी मेरे एग्जांपल में हमेशा एक इंडिया की कंपनी होती है, ये इंडिया की कंपनी है। यहाँ पे XYZ, ये भी इंडिया की ही कंपनी है, और यहाँ पे एक कंपनी है DEF। अब इस ABC के पास मान लो 10 करोड़ का सरप्लस फंड पड़ा हुआ है। XYZ बोलती है कि तुम मुझे ये फंड जो है लोन के एज ए लोन दे दो, मैं तुम्हें इस पे 8% इंटरेस्ट दे दूंगा। अब होता क्या है इसमें, ABC को पता है कि अगर मैंने इसे लोन दे दिया तो लोन पे जो भी इंटरेस्ट आएगा वो मेरे हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा। ABC क्या करती है, DEF ये एक कंपनी खोल लेती है साइप्रस में, जो कि आपका टैक्स हेवंस है, और यहाँ से ये 100 करोड़ यहाँ पे डिपॉजिट कर देती है। ये 100 करोड़ को यहाँ पे एज ए लोन दे देती है और बोलती है यहाँ पे 8% 10% जो भी इंटरेस्ट रेट चार्ज कर लेती है। अब एक बात बताओ, इस पूरे ट्रांजैक्शन को देखने के बाद से आपको, और ये साइप्रस वाली कंपनी के पास और कुछ नहीं हो रहा है एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि यहाँ पे 100 करोड़ रुपीज़ डिपॉजिट हैं और आगे इसने XYZ को पे किया है और इससे इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। अब आपको ये साफ साफ दिख रहा है कि सिंस इस कंपनी के पास कुछ नहीं हो रहा है तो ये क्या हो रहा है। ये ABC ने DEF को क्यों बनाया होगा, 100% सबसे क्यों बनाई होगी, इसलिए बनाई होगी ना ताकि वो यहाँ पे डिपॉजिट करके फर्दर आगे लोन दे दे और जो इंटरेस्ट आए इस अमाउंट पे वो इंटरेस्ट पे टैक्स ना लगे, यही हुआ होगा ना। सो इसलिए मैं बोलती हूँ कि केस टू केस ये डिपेंड करता है कि गार लगेगा या फिर नहीं लगेगा। सो हियर इट इज़ क्लियर कि यहाँ पे जो है राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग हो रही है। फाइनेंसिंग जो है वो घूम के हो रही है ताकि जो इंटरेस्ट आ रहे हैं हमें एज इन द फॉर्म ऑफ इनकम, वो रेवेन्यू जो है, वो इंटरेस्ट जो है उसको हम डेविएट कर सके, किसी दूसरी कंट्री में डेविएट कर सके ताकि हमारा टैक्स ना लगे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। अब मैं ना आपको इसका एग्जांपल देती हूँ। पॉइंट नंबर ये जो 4 है ना, विच इज़ कंडक्टेड थ्रू वन और मोर पर्सन एंड डिस्गाइज द वैल्यू लोकेशन सोर्स ओनरशिप, इसका एग्जांपल देती हूँ, आपको अभी समझ में आ जाएगा। सपोज़ करो मैंने यहाँ पे बनाया तो है बट वो बहुत मुझे गंदा सा दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे एक फ्रेश बनाती हूँ। एक ABC कंपनी है, ऑब्वियसली ये हमारी कंपनी जो है वो इंडिया में है और इसकी एक 100% सब्सिडी है यहाँ पे XYZ, ये टैक्स हेवंस में है, साइप्रस मान लेते हैं। तो इसने क्या किया, अगर अब इसके पास ना 100 करोड़ अमाउंट जो है ABC को देना है, एज ए डिविडेंड देना है, बट ये सोचती है कि यार फिर अगर इसको एज ए डिविडेंड देती है टैक्सेबल हो जाएगा एंड ऑल ऑफ दैट, तो टैक्स से ही तो बचना है, हमारा मेन पर्पस ही तो यही है।
तो हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट ऐसे पैसे हम नहीं देते हैं। अगर हम इसको लोन के रूप में भी देते हैं तो भी हमारे पास 222E है जो कि लग जाता है। तो हम इसे क्या करते हैं, यहाँ पे एक बैंक है, अच्छा ये टैक्स हेवन में नहीं हो तो भी ये इन ईदर ऑफ द केसेस ये सिचुएशन लग जाएगा। यहाँ पे एक बैंक है, ये क्या करती है, यहाँ पे डिपॉजिट कर देती है, उसको जितना भी अमाउंट देना है, सपोज करो 100 करोड़ अमाउंट देना है, 100 करोड़ डिपॉजिट कर देती है और बोलती है कि तुम इसे यहाँ पे ABC को लोन दे दो। ये इसी कंपनी में है, ये साइप्रस मानो, कुछ भी मानो यार, जर्मनी मानो, इटली मानो, जो भी मानो, ये बोलती है कि तुम इसे दे दो। अब होगा क्या, जब ये इसे देगा तो ऐसा माना जाएगा कि ये तो बैंक है, बैंक ने लोन दिया है। बट अगर हम ABC का, मान लो हमारे पास ABC, यहाँ पे हमारे पास बैलेंस शीट और P&L है, तो हमें यहाँ पे लोन दिख रहा होगा, कुछ लोन का अमाउंट हमें यहाँ पे दिख रहा होगा। प्राइमा फेसी तो हमें यही लगेगा कि यार ये कहीं फॉरेन से यहाँ पे लोन लिया गया है। बट जब हम इस ट्रांजैक्शन के तह तक जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये लोन नहीं है, ये एक टाइप का डिविडेंड है जो कि XYZ ने घुमा के इसे दिया है। तो यहाँ पे लोकेशन को, ओनरशिप को चेंज किया गया है, डिस्गाइज किया गया है, छिपाया गया है। आई होप यू अंडरस्टूड माई पॉइंट जो मैंने आपको समझाया था। सो इस तरीके के ट्रांजैक्शन पे, अगर आपको याद हो, कहीं पे भी इस तरीके के ट्रांजैक्शन के लिए स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल नहीं है कहीं पे भी। तो यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, यहाँ पे हमारा गार इन्वोक हो सकता है। अच्छा चलो, मैंने आपको 3 पॉइंट बता दिया जो मैं केसेस डिस्कस कर रही थी कि कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जहाँ पे गार लग सकता है। तो पहला पॉइंट था ALP वाला जो डिस्कस हो चुका है। दूसरा पॉइंट था अब्यूज़ ऑफ लॉ वाला, ये भी डिस्कस हो गया। लैक कमर्शियल सब्सटेंस भी हो गया। चौथा पॉइंट है इज एंटर्ड इनटू और कैरीड आउट बाय मींस और इन ए मैनर विच आर नॉट ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड फॉर बोनाफाइड पर्पस। अब इसके लिए मेरे पास कोई एग्जांपल नहीं है, बट येस फॉर द टाइम बीइंग मैं यही कह सकती हूँ जो कि बोनाफाइड पर्पस के लिए एंटर्ड नहीं किया गया हो। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। गार में जो हमारे पास अगली चीज़ है देखने के लिए, आइए उसको देख लेते हैं। ये सब मैंने वैसे ही, एक ये है, मैंने इसको एक्चुअली इनकम टैक्स के साइड से डाला यहाँ पे, तो दैट इज़ वाई ये आपको ऐसे दिख रहा होगा। देखो होता क्या है, सेक्शन है हमारे पास 144BA। ये सेक्शन बोलता क्या है, ऐसे क्यों हो गया, यस सेक्शन है हमारे पास 144BA। इसमें आई थिंक मुझे थिकनेस कम चाहिए, यस 144BA मेरे पास सेक्शन है। The assessing officer shall, before making a reference to commissioner under section 144BA, issue a notice in writing to the assessee seeking objection, if any, to the applicability of provision of car in case। अच्छा ओके, मैं ना आपको एक चीज़ बताना भूल गई। इसके पहले, उसको पढ़ने से पहले आइए हम यहाँ पे देखते हैं रूल 10U। वो पढ़ने पे मुझे याद आया कि मुझे आपको एक रूल पढ़ाना है। रूल 10U, द प्रोविजन ऑफ गार आर नॉट एप्लीकेबल टू, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है जहाँ पे गार एप्लीकेबल नहीं होता है। एन अरेंजमेंट विद द टैक्स बेनिफिट इन द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर अराइजिंग इन एग्रीगेट टू ऑल द पार्टीज और अरेंजमेंट डज नॉट एक्सीड सम ऑफ ₹3 करोड़। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हम ऑल द पार्टी के लिए देखेंगे, ध्यान देना, किसी एक पार्टी के लिए नहीं, ऑल द पार्टी के लिए देखेंगे कि अगर ये बेनिफिट 3 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो गार का प्रोविज़न नहीं लगेगा। FII पे भी गार का प्रोविज़न नहीं लगता है, बट उन FII के लिए ये मैंडेटरी है कि वो SSC अंडर द एक्ट होने चाहिए। हैज़ नॉट टेकन बेनिफिट ऑफ एनी 90 और 90A, मतलब कि DTAA का वो बेनिफिट ना ले, नॉर्मल SSC अंडर द एक्ट है, तो जो इनकम टैक्स का प्रोविज़न है वही उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। Who has invested in listed securities or unlisted securities with the prior permission of the competent authority in accordance with the Security and Exchange Board of India Regulation 1995 and such other regulation as may be applicable in relation to such investment। I hope you understood this point। 3 चीज़ें हैं उनके लिए मैंडेटरी फॉलो करना। FII के ऊपर गार्ड नहीं लगेगा जब वो SSC अंडर द एक्ट हो, जब उन लोगों ने DTAA का बेनिफिट नहीं लिया हो, और विद प्रायर परमिशन ऑफ सेबी या जो भी अथॉरिटी हैं उनके प्रायर परमिशन के साथ उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हो लिस्टेड या अनलिस्टेड सिक्योरिटी में। नेक्स्ट पॉइंट है अ पर्सन बीइंग अ नॉन रेसिडेंट इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट मेड बाय हिम बाय वे ऑफ ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट और अदरवाइज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन ए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ओके, लेट मी टेक एन एग्जाम्पल फॉर दिस। मान लो यहाँ पे एक नॉन रेसिडेंट है और यहाँ पे FII है। अब
इस नॉन रेसिडेंट को अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने हैं तो ये क्या करता है, ये FII को कुछ पैसे देता है। मान लो इसने दे दिए 10 करोड़ रुपीज़ कि आप जाके, आपको ज़्यादा अच्छे से नॉलेज है, आप स्टॉक मार्केट में लगा दो। अंडरस्टूड माई पॉइंट। अब इसने जाके जब आगे स्टॉक मार्केट में लगाया, अब इस पे जो टैक्स रेट लगेगा वो मिनिमम टैक्स रेट लगेगा, 2A लग जाएगा, 10% 15% का हमारा टैक्स रेट लगेगा, तो ये आपका लोअर टैक्स रेट है। तो क्या हम नॉन रेजिडेंट के लिए ये बोल सकते हैं कि इसने अनड्यू एडवांटेज लिया है टैक्स का, कि टैक्स रेट हाई ना हो इसके लिए इसने FII के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया है? द आंसर इज़ नो। आपको लॉ यहाँ पे प्रोहिबिट नहीं करता, आपको लॉ यहाँ पे खुद ही बोलता है कि NR तुम FII को थ्रू स्टॉक मार्केट में पैसे लगा लेना। तो यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन को भी एग्जेम्प्ट किया गया है फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ कार। फिर से पढ़ लेते हैं। अ पर्सन बीइंग नॉन रेजिडेंट इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट मेड बाय हिम बाय वे ऑफ ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट और अदरवाइज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन ए foreign institutional investor. I hope you understood this point. D point है आपका, any income accruing or arising to or deemed to accrue, arise to or received or deemed to be received by any person from transfer of investment made before 1st April 2017 by such person. मैंने आपको शुरू में एक चीज़ बताया था कि ये जो एप्लीकेबिलिटी है ना, ये FI में अगर बात करें तो 17-18 से एप्लीकेबल है, और अगर AY में बात करें तो 18-19 से एप्लीकेबल है। तो जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है ना 1 अप्रैल 2017 से पहले, उसके ऊपर गार एप्लीकेबल नहीं होगा। हाउएवर द प्रोविजन ऑफ गार शैल अप्लाई टू एनी अरेंजमेंट irrespective of the date on which it has been entered into in respect of tax benefit obtained from the any arrangement irrespective of the date on which it has been entered into in respect of tax benefit obtained from the arrangement on or after 1st day of April 2017. आपको पहले ही बता चुकी हूँ। Where a part of an arrangement is declared to be an IAA, the consequences in relation to tax shall be determined with reference to such part only. Rule 10 UA. अगर कोई पार्ट जो है, मैंने आपको पहले बताया था ना कि ज़रूरी नहीं कि पूरा का पूरा एग्रीमेंट पढ़ने के बाद से ही हमें लगे कि इसके ऊपर गार एप्लीकेबल होना चाहिए, नहीं। अगर कोई पार्ट, कोई स्टेप इन में भी ऐसा लगता है कि टैक्स को अवॉइड करने की कोशिश की गई है, तो वेयर अ पार्ट ऑफ द अरेंजमेंट इज डिक्लेयर टू बी एन IAA इम्परमिसिबल, अगर उसे डिक्लेयर कर दिया, द कंसिक्वेंसेज इन रिलेशन टू टैक्स शैल बी डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू सच पार्ट ओनली। तो उस पार्ट के लिए जो टैक्स का कंसिक्वेंसेज होगा, सिर्फ हम उतने पार्ट को ना इम्परमिसिबल डिक्लेयर करेंगे, तो उस पार्ट के लिए जो कंसिक्वेंसेज होगा ना वो एज पर, पूरे एग्रीमेंट के लिए नहीं, वो उस पार्ट के लिए जो टैक्स कंसिक्वेंसेज होगा वो एज पर गार एप्लीकेबल होगा। द AO शैल बिफोर मेकिंग एनी रेफरेंस टू द कमिश्नर अंडर सेक्शन 144B1 issue a notice in writing to SSC seeking objection if any to the applicability of provision of GAR in his case. मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि गार जो होता है ना वो सब्सटेंस ओवर फॉर्म को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। मतलब कि कोई फिक्स रूल नहीं है, कोई फिक्स लॉ नहीं है कि ये चीज़ें होंगी तो आप गार अप्लाई कर सकते हैं। नो, आपको लॉ में कुछ चीज़ें दी हुई हैं कि जैसे कि ALP पे ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, या फिर अगर आप मिसयूज़ कर रहे हैं लॉ का, बट ये एक ब्रॉडर सेंस में दी हुई है। अगर आप उस तरीके से देखें तो हम छोटे से छोटे चीज़ों के लिए भी मिसयूज़ कर देते हैं लॉ का, या बड़ी से बड़ी चीज़ों के लिए भी मिसयूज़ करते हैं। और कई बार हमारे टैक्स लॉ में ऐसा भी दिया हुआ है कि अगर हम मिसयूज़ करते हैं तो हमारे ऊपर पेनल्टी, प्रोसिक्यूशन का भी प्रोविजंस है। तो ये जो यहाँ पे एक ब्रॉडर सेंस में जो कंडीशन डिफाइन किए गए हैं, जो क्राइटेरिया डिफाइन किया गया है गार एप्लीकेबल होने का, वो एक बहुत ब्रॉड सेंस में डिफाइन किया गया है। बट केस टू केस उसको पढ़ के और तब समझना पड़ेगा कि यहाँ पे गार लगेगा या नहीं लगेगा। इस रेफरेंस में यहाँ पे ये बोला गया है कि जब AO को बिफोर मेकिंग एनी रेफरेंस टू द कमिश्नर, AO ना, यहाँ पे मैं एक्चुअली आपको ये सेक्शन पढ़ाऊंगी तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। एक्चुअली यही मैंने जूम किया था तो मुझे ये दिख गया था, एंड देन मुझे याद आया कि मैंने वो रूल नहीं पढ़ाया है, तो रहने देते हैं अभी, या चलो मैं आपको हल्का सा बता देती हूँ कि AO के पास ये राइट होता है कि वो राइट होता है, सबसे पहला केस जो है वो AO के पास ही जाता है। बट AO के पास क्लियर राइट ये नहीं है कि आप किसी अग्रीमेंट या अरेंजमेंट को गार डिक्लेयर कर दो। नो, आपको रेफरेंस करना पड़ेगा पहले। अगर आपको किसी अग्रीमेंट को पढ़ के लग रहा है कि किसी ये एग्रीमेंट या फिर ये पर्टिकुलर स्टेप इन यहाँ पे गार लगना चाहिए, तो आप पहले रेफ़र करोगे, किसको रेफ़र करोगे? CIT को, और इसके बाद भी आगे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आइए अब सेक्शन हम पढ़ते हैं 144BA, जो कि डील करता है कि अगर AO को लग गया कि यहाँ पे गार लगना चाहिए तो AO क्या कर सकता है। देखो, अगर AO को लगता है कि यहाँ पे गार लग गया तो AO सबसे पहले रेफ़र करेगा, पता है किसको रेफ़र करेगा? CIT को। आओ एक बार देख ही लेते हैं।
थोड़ा और जूम कर देती हूँ। If AO at any stage of the assessment reassessment proceeding before मैं ना थोड़ा सा एडजस्ट कर रही हूँ इसको। थोड़ा सा इसे और जूम आउट कर देती हूँ। यस, पहला पॉइंट है आपका, अगर असेसिंग ऑफिसर को किसी स्टेज पे असेसमेंट या रीअसेसमेंट अगर उसे लगता है, उसके पास कोई मटेरियल एविडेंस है जिसके ऊपर उसे लगता है कि इस अरेंजमेंट को IAA इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट डिक्लेयर कर देना चाहिए, तो देन ही मे मेक रेफरेंस टू द CIT अपील। एक ना इसमें यही प्रॉब्लम हो रही है। 144B जो है हम इस चार्ट से कर लेते हैं। AO wants to declare गार, अगर कोई एक ऐसा अरेंजमेंट या कोई अग्रीमेंट मिला अपने असेसमेंट प्रोसीडिंग में जिसको AO को लगता है कि इसे गार डिक्लेयर करना चाहिए, तो उसके पास राइट नहीं है कि वो किसी अग्रीमेंट को गार डिक्लेयर करते, उसके रेफ़र करना पड़ता है CIT को, और CIT अपना ओपिनियन बनाता है। ओपिनियन बनाने के बाद वो एक नोटिस इशू करता है SSC को, उसको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देता है। ऑब्वियस सी बात है 60 डेज़ के अंदर, नॉट एक्सीडिंग 60 डेज़, जब उसके पास रेफरेंस आई AO से, उसके 60 डेज़ के अंदर वो एक नोटिस इशू करता है और SSC को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देता है। मान लो कि SSC ने ऑब्जेक्शन फाइल किया उस नोटिस के अगेंस्ट, और अगर CIT सेटिस्फाइड हो जाता है तो क्या होगा, तो फिर मैंने खुद लिखा है, मुझे खुद नहीं पता चल रहा, मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है। ऑब्जेक्शन फाइल बाय SSC और CIT अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो कम्युनिकेट करेगा, मान लो CIT सेटिस्फाई हो गया तो कम्युनिकेट करेगा किसको, AO को, इन राइटिंग विद कॉपी टू SSC कि मैं सेटिस्फाइड हो गया हूँ, यहाँ पे गार्ड लगाने की कोई बात नहीं है, और उसके बाद से AO जो है असेसमेंट कंप्लीट कर देगा विदाउट गार्ड प्रोविज़न। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अगर अगर ऑब्जेक्शन फाइल होने के बाद से CIT सेटिस्फाइड नहीं होता है तो क्या करेगा। अगर CIT सेटिस्फाइड नहीं होता है तो CIT के पास भी ये राइट नहीं है कि वो उस एग्रीमेंट को गार्ड डिक्लेयर कर दे। वो रेफरेंस करता है किसको, अप्रूविंग पैनल को। एक पैनल होता है जहाँ पे रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज होते हैं, एक एकेडमिशियन होता है, मतलब एक टीचर होता है, रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज होते हैं, ये लोग बैठे होते हैं जिनको कि हम CIT रेफ़र करता है कि इस अरेंजमेंट को आप गार्ड डिक्लेयर कर दीजिए, सॉरी नॉट गार्ड डिक्लेयर, इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट डिक्लेयर कीजिए। वर्ड्स पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना है। AP गिव इफेक्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, और जैसे ही AP के पास ये केस आता है, AP पहले SSC को नोटिस इशू करके उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देता है। हो सकता है कि जब वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे तो उसके बाद से वो डायरेक्ट कर सकता है CIT को कि आप इस मैटर पे और फर्दर इंक्वायरी करके लाइए, या फिर वो कॉल कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है किसी डॉक्यूमेंट को, किसी रिकॉर्ड को, SSC के किसी डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड को। मे रिक्वायर SSC टू फर्निश डॉक्यूमेंट एंड एविडेंस, ये भी कह सकता है कि SSC तुम ये डॉक्यूमेंट या एविडेंस फर्निश करो। और मान लो सारी चीज़ें हो गई, इंक्वायरी भी कर ली, डॉक्यूमेंट एविडेंस को भी कॉल करके सबमिट भी करा लिया, सब कुछ देख लिया, उसके बाद से अगर उसे लगता है कि ये IAA है तो इशू डायरेक्शन टू AO फॉर डिक्लेरेशन अरेंजमेंट एस IAA, यहाँ पे IAA लिखा हुआ है, तो वो उसके बाद से डायरेक्शन इशू करता है। किसको डायरेक्शन इशू करता है, AO को, कि आप इस एग्रीमेंट को इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट डिक्लेयर कीजिए विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ ऑफ रिसीट ऑफ रेफरेंस फ्रॉम CIT। 6 महीने का टाइम पीरियड दिया गया है कि आपके पास 6 मंथ टाइम पीरियड है कि आपको इस 6 मंथ में इस पर्टिकुलर जो भी आपके पास रेफरेंस आई है CIT के पास से, उसके लिए आप डिक्लेयर कर दे कि ये IAA होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास एक केस और बचा है। मान लो यहाँ पे SSC ने ऑब्जेक्शन फाइल कर लिया, यहाँ पे अच्छा चलो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। इसने तो इशू कर दिया डायरेक्शन AO को कि आप इस ट्रांजैक्शन को IAA डिक्लेयर कर दीजिए और आप इस असेसमेंट को इस तरीके से कंप्लीट कीजिए। फिर AO जो है कंप्लीट कर देता है असेसमेंट इन अकॉर्डेंस विद डायरेक्शन, जैसा डायरेक्शन मिला होता है उसके अकॉर्डिंग वो असेसमेंट कंप्लीट कर देता है। और जब वो मान लो कि उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जब
उसने असेसमेंट कंप्लीट कर दी, तो हो सकता है जिस एग्रीमेंट को हमने IAA डिक्लेयर किया है उस IAA के इफ़ेक्ट में कुछ टैक्स राइज हो जाए, कुछ टैक्स आ जाए, तो वो टैक्स भी खुद से कंप्यूट करके, AO के पास ये पावर नहीं दिया गया है कि आप खुद ही कंप्यूट करके इस असेसमेंट को क्लोज कर दीजिए, नहीं। अगर कोई प्रायर अप्रूवल ऑफ CIT रिक्वायर्ड इफ फॉर पासिंग असेसमेंट ऑर्डर इफ एनी कंसिक्वेंसेज एज पर गार, अगर कोई टैक्स कंसिक्वेंसेज आते हैं, टैक्स कंसिक्वेंसेज अगर कुछ टैक्स आ जाता है IAA डिक्लेयर करने के बाद से, तो आपको प्रायर अप्रूवल CIT की लगेगी। अब हमारे पास एक केस और था कि अगर कोई ऑब्जेक्शन फाइल ही नहीं करता है SSC, तो CIT खुद ही डायरेक्शन इशू करता है AO को कि ये अरेंजमेंट को आप गार डिक्लेयर कर दीजिए, डिक्लेयर एज मैं बार बार गार बोल रही हूँ, वो बोल देता है कि आप इस अरेंजमेंट को IAA डिक्लेयर करिए, और AO जो है जैसा उसे डायरेक्शन मिला होता है उसके अकॉर्डिंग वो अपना असेसमेंट कंप्लीट करता है। अगर कोई टैक्स कंसिक्वेंसेस हैं, कहीं पे टैक्स लग रहा है उस IAA के अरेंजमेंट के अगेंस्ट, तो फिर उसके लिए भी उसे प्रायर परमिशन लेनी होती है, किसकी? CIT की। यहाँ पे आपका गार का प्रोविज़न ख़त्म हो जाता है। आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया हो। अगर कोई क्वेरी है तो यू कैन ईमेल मी और कमेंट। मैं सोच रही हूँ एक बार आपको एक शॉर्ट रिवीजन दे दूँ या फिर रहने दूँ, आपको समझ में आ गया? चलो कोई बात नहीं, मैं आपको एक शॉर्ट रिवीजन दे देती हूँ गार का। यस, गार के लिए जो है हमें पहले बोला गया है, सबसे पहले हमारा आया सेक्शन 95 जो कि एप्लीकेबिलिटी की बात करता है। एप्लीकेबिलिटी में ये कहता है कि हम किसी एग्रीमेंट को या फिर किसी स्टेप इन, किसी पार्ट को भी IAA डिक्लेयर कर सकते हैं। 10 सेक्शन मैं पढ़ने वाली नहीं हूँ। उसके बाद से मैंने आपको 2 चीज़ और बताई कि किसी स्टेप इन या अरेंजमेंट को तो हम गार डिक्लेयर कर सकते हैं, इसके साथ साथ गार का प्रोविज़न हमें तभी लगता है जब ऑल पार्टीज़ के लिए जो बेनिफिट हो वो मोर देन 3 करोड़ रुपीज़ हो। और इसके साथ साथ एक और चीज़ होता है कि 17-18 FY के टर्म में बात करें तो 17-18 के बाद ही वो इन्वेस्टमेंट जहाँ पे जो 17-18 से पहले किए गए हैं उन पे गार नहीं लगेगा, उनके बाद वाली इन्वेस्टमेंट पे गार लगता है। उसके बाद से हमने कुछ केसेस देखे, जिन केसेस में हमें ये पता चला कि ये जो केसेस हैं, ये केसेस कहीं पे ये टैक्स प्लानिंग वाले केसेस थे, कहीं पे टैक्स इवेजन वाले केसेस थे। जहाँ पे टैक्स अवॉइडेंस हो रहा था वहाँ पे हम गार लगा रहे थे, बट वो भी देख करके, क्योंकि टैक्स प्लानिंग तो हमें खुद लॉ अलाउ करता है। टैक्स इवेजन में ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं जहाँ पे लॉ ने उस टैक्स इवेजन के लिए खुद ही सार बनाया हुआ है, मतलब स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल, जहाँ पे ये बोला जाता है इस चैप्टर में कि सार एंड गार कैन को एग्जिस्ट। अगर कहीं पे डिफ़ॉल्ट हो रहा है तो आपको ये देखना है कि आपको तुरंत गार नहीं लगाना है, ये देखना है कि ऐसा तो नहीं कि इस पे गार एप्लीकेबल हो। ऐसे हमने कुछ एग्जाम्पल देखने के बाद हम आगे आए, जहाँ पे हमारा 95 की एप्लीकेबिलिटी के बाद से हमारा सेक्शन आया 96 हमारा सेक्शन बोलता है कि हम आपको बहुत ही ब्रॉडर टर्म में बात करता है कि हम आपको कुछ कंडीशन दे रहे हैं, कुछ क्राइटेरिया बता रहे हैं कि अगर ये क्राइटेरिया अगर कहीं पे आपको दिखता है तो आप एग्रीमेंट को गार डिक्लेयर कर सकते हैं। पहला था हमारा कि अगर ट्रांजैक्शन जो है आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं हुआ हो, बट मैंने आपको बताया कि सिर्फ इसको प्लेन रीडिंग से हम किसी एग्रीमेंट को या किसी अरेंजमेंट को गार डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं हुआ हो। तो सेम चीज़ आपने TP की प्रोविज़न में भी पढ़ा था कि अगर जहाँ पे आर्म्स लेंथ प्राइस पे ट्रांजैक्शन नहीं होते वहाँ पे TP लग जाती है और आपको क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं। तो ये प्लेन रीडिंग मत लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स देखिए जो आपको इंस्टीट्यूट के बुक में या फिर यहाँ पे एग्जाम्पल समझाए जा रहे हैं, उनको माइंड में रखिए। तो पहला था हमारा कि जहाँ पे आर्म्स लेंथ प्राइस पे ट्रांजैक्शन नहीं हुआ हो, जिसमें हमने एक एग्जांपल देखा कि इंपोर्ट हो रहा था सप्लाईज़ का, मतलब कंज्यूमेबल्स का, रॉ मटेरियल का। इसके अलावा इंपोर्ट हो रहा था हमारे पास इक्विपमेंट्स का, और साथ में हम कुछ पैसे दे रहे थे अपने डिज़ाइन बनाने के लिए। तो सिंस डिज़ाइन हमारी रॉयल्टी के डिफिनेशन में कवर हो रही थी और रॉयल्टी इंडिया में टैक्स हो जाता है, इसलिए इस रेवेन्यू को कम करके यहाँ पे इसको सेट ऑफ कर दिया गया, तो यहाँ पे हम गार लगा सकते हैं। दूसरा हमारा एग्जाम्पल था रिजल्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन मिसयूज़ और अब्यूज़ ऑफ लॉ। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल देखा कि कैसे केन्या और इंडिया का एग्जाम्पल लिया कि कैसे केन्या वाली जो कंपनी थी DTAA का बेनिफिट उठाने के लिए उसके पास प्रोविज़न था कि अगर वो 10% से कम इंडिया में इन्वेस्ट करती है किसी कंपनी में, तो उसको
उसका अगर जो कैपिटल गेन आएगा वो केन्या में टैक्सेबल होगा, इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। तो इसलिए इस चीज़ का बेनिफिट उठाने के लिए इस लॉ को अब्यूज़ किया उसने। कैसे अब्यूज़ किया? मल्टीपल कंपनीज बना ली और मल्टीपल कंपनीज को इंडिया में इन्वेस्ट करवाया जिसकी होल्डिंग 10% से कम रखी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तीसरा हमारा प्रोविजन था लैक कमर्शियल सब्सटेंस और डीम टू लैक कमर्शियल सब्सटेंस, जहाँ पे हमने 3-4 एग्जाम्पल देखा। जैसे राउंड ट्रिपिंग फाइनेंसिंग का हमने एग्जाम्पल देखा कि अगर एक कंपनी है जो डायरेक्ट लोन नहीं देती है, अपने किसी टैक्स हेवंस वाली कंपनी को वो अमाउंट डिपॉजिट करके बोलती है कि तुम लोन दे दो सो दैट जो लोन पे इंटरेस्ट आए उस पर हमें टैक्स ना लगे, तो कैसे वो राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग करते हैं। या फिर कैसे डिस्गाइज किया जाता है एग्रीमेंट को, जहाँ पे एग्रीमेंट हो रहा है इंडिया से बट ऐसा दिखाया जाता है कि ये एग्रीमेंट इंडिया से नहीं हो रहा है। जहाँ पे मैंने आपको डिविडेंड वाला एग्जांपल दिया कि अगर कंपनी डायरेक्ट वो लोन दे देती तो डिविडेंड लग जाता, और अगर वो एज ए डिविडेंड भी देती तो टैक्सेबल हो जाता, लोन दे देती तब भी 222E में डिविडेंड हो जाता। तो उसने एक बैंक को कंसल्ट किया, उस बैंक के पास वो डिपॉजिट रख दिया और बोला कि आप इस कंपनी को जाके लोन दे दीजिए, मतलब पैसा उसे अल्टीमेटली इंडियन कंपनी को ट्रांसफ़र करना था। डी पॉइंट के लिए मेरे पास कोई एग्जाम्पल नहीं था, बट मैंने आपको कहा कि ये जो अग्रीमेंट्स होते हैं वो इंटर होते हैं नॉट फॉर बोनाफाइड पर्पस, ये बोनाफाइड पर्पस के लिए एंटर नहीं हुए होते हैं। इस चीज़ को डिस्कस करने के बाद से नीचे आती हूँ। यस, ये तो हमने डिस्कस कर लिया लैक कमर्शियल सब्सटेंस। हाँ, इसके बाद से हमारे पास आया रूल 10U, जिस रूल 10U ने बताया कि हमारे पास कुछ ऐसे भी कंडीशन है जहाँ पे आपको लगेगा कि गार्ड लगना चाहिए जब, लेकिन वहाँ पे गार्ड नहीं लगता है। जिसमें पहला मैं आपको ऑलरेडी बता देती हूँ कि अगर सारी पार्टी का बेनिफिट मिला के अगर 3 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो वहाँ पे गार्ड नहीं लगेगा। दूसरा हमने देखा FII अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो अगर वो SSC है अंडर दिस एक्ट, अगर वो SSC है और उसने अगर DTAA का बेनिफिट नहीं लिया है और अगर उसने सिर्फ लिस्टेड या अनलिस्टेड सिक्योरिटी में विद द परमिशन इन्वेस्ट किया है तो उसके ऊपर गार्ड नहीं लगेगा। या फिर हमने ये देखा कि नॉन रेसिडेंट वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर नॉन रेसिडेंट थ्रू FII अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो भी गार्ड का प्रोविजन नहीं लगता। और 1/4/2017 से पहले वाली जो भी इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर भी गार्ड नहीं लगता है। इसको देखने के बाद से हम आ गए अपने लास्ट पार्ट पे, जहाँ पे हमने डिस्कस किया सेक्शन 144BA, जहाँ पे ये होता है कि अगर AO को अगर डाउट हो रहा है या लग रहा है AO को, अगर उसका ओपिनियन है कि ये एग्रीमेंट जो है गार्ड डिक्लेयर हो जानी चाहिए, तो वो कैसे गार्ड डिक्लेयर करेगा उस एग्रीमेंट को। उसके लिए आ जाओ, चार्ट पे आ जाती हूँ। उसके पास खुद की राइट नहीं है कि वो उस एग्रीमेंट को गार्ड डिक्लेयर करे, उसके लिए पहले उसे रेफर करना पड़ेगा CIT को। CIT के पास अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है, अगर CIT सेटिस्फाइड है तो कोई बात नहीं, वहीं पे केस खत्म हो जाता है। वो बोलता है AO को कि विदाउट प्रोविजन ऑफ गार्ड, सर देखो मैं फिर से बोल रही हूँ, गार्ड ट्रांजैक्शन जो है IAA डिक्लेयर होता है, गार्ड डिक्लेयर नहीं होता है, IAA डिक्लेयर होता है। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। तो AO को बोलता है कि गार्ड का प्रोविज़न मत लगाओ, आप ऐसे ही इस असेसमेंट को कंप्लीट कर दो। तो विदाउट गार्ड प्रोविज़न असेसमेंट कंप्लीट हो जाता है। बट अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होता है तो फिर वो अप्रूविंग पैनल को रेफरेंस देता है। अप्रूविंग पैनल अपना CIT से कुछ इंक्वायरी कराती है, कुछ डॉक्यूमेंट भी मंगा सकती है SSC से, और अपना खुद एनालाइज करने के बाद से अगर अप्रूविंग पैनल को लगता है कि ये इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट है तो वो उसे IAA डिक्लेयर कर देती है और अपना कुछ क्या बोलते हैं उसे, अब मुझे वर्ड ही नहीं याद आएगा। यस, कुछ डायरेक्शन, यस हाँ, वो डायरेक्शन इशू करती है AO को कि अब मैंने इसको IAA डिक्लेयर कर दिया है, अब आप इस असेसमेंट को ऐसे कंप्लीट करेंगे, और उसको फुलफिल फॉलो करके AO जो है असेसमेंट कंप्लीट करता है। बट अगर IAA डिक्लेयर होने की वजह से अगर कोई टैक्स कंसिक्वेंसेस आता है, अगर कोई टैक्स राइज होता है, तो वो भी, उसके लिए भी AO को जो है पहले अप्रूवल लेना पड़ता है CIT का, और उसके बाद वो असेसमेंट जो है कंप्लीट होता है। एक और केस था हमारा कि अगर SSC ने कुछ ऑब्जेक्शन ही फाइल नहीं किया तो क्या होगा, तो अप्रूविंग पैनल के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। CIT के पास खुद का ये राइट है कि वो डायरेक्शन इशू कर दे AO को, और AO को डायरेक्शन इशू करने के बाद AO उस डायरेक्शन को फॉलो करके असेसमेंट को कंप्लीट कर देता है। और वहाँ पे भी अगर कुछ
टैक्स कंसिक्वेंसेज हैं तो उसके लिए भी पहले उसे CIT से परमिशन लेनी पड़ती है। एक पॉइंट यहाँ पे रह गया था कि जो भी CIT की जो परमिशन होती है ना, डायरेक्शन ऑफ AP बाइंडिंग ऑन SSC CIT सबॉर्डिनेट, जो भी डायरेक्शन होगा वो बाइंडिंग होता है SSC पे, CIT पे और सबॉर्डिनेट पे। और जो डायरेक्शन हो सकता है आप सेटिस्फाई नहीं हो, आप फर्दर अपील कर सकते हैं, बट डायरेक्शन के अगेंस्ट नो अपील लाई अगेंस्ट सच डायरेक्शन। जो डायरेक्शन इशू होता है ना, उसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं होता। आई होप कि मैंने आपको ये पूरा कंप्लीट चैप्टर समझा दिया हो। मैंने बहुत मेहनत किया इस चैप्टर को तैयार करने के लिए और इस चैप्टर के ऊपर क्लास बनाने के लिए। आई होप आपको समझ में आया हो। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय लिखते थे।